नमस्कार सभी को, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, ये भी राजस्थान के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है, जिसमें अपन PYQ प्रश्न पर चर्चा करेंगे राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में। और इस टॉपिक से जितने भी PYQ प्रश्न बनते हैं 1992 से वर्तमान तक, उन सभी प्रश्नों पर आज की इस कक्षा में अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार कवर करेंगे। कुछ 90 से 80 प्रश्न आपके इस कक्षा में, इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर होंगे। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? वीडियो मेंस में पूछा गया प्रश्न है। CET और असिस्टेंट एग्रीकल्चर प्रश्न जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। यानी मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का जब हिस्सा बनाया गया था तो किसकी सिफारिश पर एक समिति गठित की गई थी? उस समिति का नाम क्या था? ऑप्शन 1 मोहन सिंह मेहता, हीरालाल शास्त्री, P सत्यनारायण राय या डॉक्टर शंकर राव देव समिति। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर शंकर राव देव समिति। यह समिति जो है ये मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? यह भी बहुत बार पूछा गया, यानी किस श्रेणी के अंतर्गत आता था? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या प्रथम एवं तृतीय श्रेणी? तो आज़ादी के समय ये जो राजस्थान है ये द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता था। षष्ठम चरण के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को सिरोही जिले का कुछ भाग वृहत राजस्थान को और राजस्थान का आबू दिलवाड़ा क्षेत्र बम्बई प्रांत को सौंप दिया गया। इस संयुक्त वृहत राजस्थान संघ का नाम राजस्थान कर दिया गया और इसे ख श्रेणी के राज्यों में स्थान दिया गया था। तो ख श्रेणी सही हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में राज प्रमुख पद कब समाप्त हुआ? 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949 या 18 अप्रैल 1948? तो राज प्रमुख जो पद है ये जब राजस्थान अपने नवीन जो वर्तमान स्वरूप है इस वर्तमान स्वरूप में आया था, तब राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का नया पद जोड़ा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को जो है वो समाप्त कर दिया गया था राज प्रमुख। देखिए, संविधान के 7वें संशोधन विधेयक 1956 के तहत सभी राज्यों में ABC श्रेणी का भेदभाव समाप्त किया गया और उनको राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद सृजित किया गया। अगला प्रश्न, राज्य प्रमुख पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया 1947, 49, 50 या 56? तो 1 नवंबर 1956 ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख किस नाम से जाने जाते थे? तो राज्यपाल तो होगा नहीं, क्योंकि राज्यपाल तो 1 नवंबर 1956 के बाद आता है। ना गवर्नर जनरल जाना जाता था, ना महाराजा धीराज कहा जाता था। क्या नाम जाना जाता था? तो राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप कर दिया गया? तो वो आया था संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख पद को हटा करके राज्यपाल शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। तो राजस्थान नाम जो है 1 नवंबर 1956 को दिया गया था, ऑप्शन नंबर 4। वर्तमान स्वरूप में आया था, लेकिन नाम जो है वो 26 जनवरी 1950 को आ गया था, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न में स्टार लगा रखा है। देखिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख को आया वह है? तो वर्तमान स्वरूप आया था 1 नवंबर 1956, ऑप्शन नंबर 4। सप्तम चरण के अंतर्गत राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया 1 नवंबर 1956 को। केंद्र शासित सिरोही का पूरा भाग, अजमेर मेरवाड़ा, टोडगढ़, सुनेल ठप्पा मध्य प्रदेश और मंदसौर जिले का भाग और राजस्थान में मिलाया गया तथा झालवाड़ा का एक भाग सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राज्यपाल राज प्रमुख का पद समाप्त और गुरुमुख निहाल सिंह और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बढ़ाया गया था। ये चीज़ें हुई थी 1 नवंबर 1956 तक। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, ऑप्शन नंबर 1। अगला, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? तो वो हुई थी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, टोडगढ़ को
राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? 1950, 48, 49 या 1956? तो 1956 को टोडगढ़ अरावली को राजस्थान में मिलाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? तो सिरोही का राजस्थान में विलय है ये 2 चरणों में संपन्न हुआ था, 2 सोपान में संपन्न हुआ था। सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ। सिरोही जिले का कुछ भाग गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान हातल गांव सहित 26 जनवरी 1950 को षष्ठम चरण के तहत संयुक्त वृहत राजस्थान में तथा सिरोही का पूरा भाग 1 नवंबर 1956 को सप्तम चरण के तहत राजस्थान में मिलाया गया। अगला प्रश्न, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? 30 मार्च 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 या 1 नवंबर 1956? तो सिरोही का राजस्थान में विलय जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न, हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? तो हातल गांव सिरोही से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? तो पूर्ण विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंपा। तो किस सरकार को 5 जनवरी 1949 को सौंपा था? तो वो था बम्बई को सौंपा गया था। सिरोही राज्य का शासक अल्पवयस्क होने के कारण शासन राजमाता के नेतृत्व में प्रबंध रेजेंसी काउंसिल द्वारा किया गया जाता था। 8 नवंबर 1948 को भारत सरकार ने सिरोही रेजेंसी काउंसिल से समझौता किया, जिसके अनुसार 5 जनवरी 1949 को सिरोही का शासन प्रबंध बम्बई सरकार को दे दिया गया। अगला प्रश्न, 2 नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे थे? तो किन 2 नेत्रों के साथ? एक तो आबू देलवाड़ा और एक अजमेर का जो है विलय होने के साथ ही 1956 में राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हो गया। देखिए, मंदसौर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल ठप्पा राजस्थान के झालावाड़ जिले में मिला दिया गया और झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 में दी। इसकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 में अजमेर, मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा, सुनील ठप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया। इस आयोग में राजस्थान से एकमात्र सदस्य हृदयनाथ कुंजरू था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण यानी 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? मत्स्य संघ, जयपुर, सिरोही या अजमेर आबू? और अजमेर आबू को जो है वो इस समय सम्मिलित किया गया था 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न, किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? फजल अली, गोकुल भाई भट्ट, गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो फजल अली की सिफारिश पर राजस्थान जो है इसमें आबू देलवाड़ा तहसील को मिलाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में हुआ? ऑप्शन 1 वीपी मेनन आयोग, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान पुनर्गठन आयोग, ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राजस्थान आयोग, ऑप्शन नंबर 4 वल्लभ भाई पटेल आयोग। तो माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय है ये राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर विलय किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगला प्रश्न, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय के महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो गोकुल भाई भट्ट ने माउंट आबू के राजस्थान में विलय के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सिरोही के स्वतंत्रता सेनानी गोकुल भाई भट्ट का माउंट आबू के राजस्थान में विलय में प्रमुख योगदान रहा है। अगला प्रश्न है देखिए, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन छांटना है। देखिए, अजमेर मेरवाड़ा को क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, एकदम सही है। सिरोज का विलय राजस्थान में कर दिया गया, सिरोज जो है वो राजस्थान में नहीं मिलाया गया था। आबू देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित, ये भी बात सही है। मत्स्य संघ को अंतिम चरण में राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, नहीं, अंतिम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया था।
पहले कर लिया गया था। इसका मतलब कथन 1 और 3 सत्य है और इस ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। सिरोही का विलय मध्य प्रदेश में किया गया, सिरोज का विलय, हाँ सिरोज का विलय मध्य प्रदेश में किया गया और मत्स्य संघ का अंतिम चरण में नहीं 5वें चरण में राजस्थान में मिलाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? जब अजमेर का विलय हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान गठन के समय अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय न होने के कारण वहां पृथक विधानसभा थी जिसे धारासभा कहते थे। यह 30 सदस्यीय थी। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय हो जाने पर राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 190 हो गई। इसे 20 रहने का राज्य रखा गया। अजमेर मेरवाड़ा का प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय। अगला प्रश्न, अजमेर राज्य के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय थे। अगला, अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 28, 26, 30 या 32? सही उत्तर हो जाएगा 30 सदस्यीय सभा थी। अगला प्रश्न, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? हनुमंत सिंह, उमेद सिंह, जसवंत सिंह या कोई नहीं? तो हनुमंत सिंह थे मारवाड़ से, उन्होंने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था। एकीकरण के समय मारवाड़ यानी जोधपुर नरेश हनुमंत सिंह ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया। इस हेतु उन्होंने भोपाल के नवाब के माध्यम से जिन्ना से मुलाकात भी की थी। टोंक रियासत भी पाकिस्तान में मिलने की इच्छुक थी। अगला प्रश्न, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहता था? तो वो थे हनुमंत सिंह जी, ऑप्शन नंबर 1। अगला, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? उमेद सिंह, विनय सिंह, गज सिंह या हनुमंत सिंह? तो जोधपुर के राजा थे हनुमंत सिंह जी। अगला प्रश्न, भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? जोधपुर के नरेश हनुमंत सिंह जी या धौलपुर के उदयभान सिंह जी, बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम और किशनगढ़ के सुमेर सिंह? तो सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम जो है वो प्रथम शासक थे समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे। 7 अगस्त 1947 को महाराजा शार्दुल सिंह ने सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 से 26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? तो वो बुलाया था मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर एक बड़ी इकाई राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 और 26 जून को 1946 को उदयपुर में राज्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में राजस्थान के समस्त राजाओं ने तथा मालवा और गुजरात के अनेक शासकों उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महाराणा भूपाल सिंह ने उपस्थित राजाओं से अपील की कि वे सभी मिलकर राजस्थान यूनियन का गठन करें ताकि भारतीय संघ में वे एक इकाई के रूप में सम्मिलित होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। शासकों ने महाराणा की इस योजना पर विचार करने का आश्वासन दिया। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर रियासतों को छोड़कर सभी रियासतों ने राजस्थान यूनियन के निर्माण को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया और संविधान निर्माण के लिए समिति भी गठित कर दी गई, लेकिन इसका भी कोई सुपरिणाम नहीं निकला। तो अगला प्रश्न देखिए, किस शासक ने अन्य शासकों को संविधान निर्माता सभा में सम्मिलित होने का आह्वान किया था? तो वो थे उदयपुर के महाराजाधिराज भूपाल सिंह जी। अगला, राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, वो कौन सी रियासत थी? करौली, भरतपुर, अलवर या धौलपुर? तो सही उत्तर हो जाएगा धौलपुर। देखिए, जब धौलपुर महाराणा को पता चला कि जोधपुर और भोपाल के शासकों ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए तो उसने भी 14 अगस्त 1947 को भारत में विलय को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 से एक दिन पूर्व ही राजस्थान की समस्त रियासतों ने भारत में अधिमिलन पर हस्ताक्षर कर दिए थे।
अगला प्रश्न, सर वी.टी. कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? मेवाड़, जोधपुर, जयपुर या जैसलमेर? तो वी.टी. कृष्णामाचारी जो है वो जयपुर राज्य के दीवान थे, ऑप्शन नंबर 3। सर वी.टी. कृष्णामाचारी जयपुर तथा सी.एस. वेंकटाचारी जोधपुर राज्य के दीवान थे। सर वी.टी. कृष्णामाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। डी.पी. खेतान के निधन के बाद उन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई और 1961 में वे राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। अगला प्रश्न देखिए, नव राजस्थान के एकीकरण में राजधानी के मुद्दों को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे बी.आर. पटेल। ऑप्शन नंबर 3। 1949 में सरदार पटेल ने राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक समिति बनाई जिसके तत्कालीन पेप्सू के मुख्य सचिव बी.आर. पटेल, ले कर्नल एच.सी. पुरी, एच.पी. सिन्हा सदस्य थे। इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न देखिए, 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन AISPC किस स्थान पर आयोजित किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि केवल उन राज्यों या राज्यों के समूहों को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ रुपए या अधिक का हो को ही स्वतंत्र और संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये कहा गया था उदयपुर में जो आयोजित हुआ था वहां पर। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिणी राजस्थान के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? NB गौडगिल, महाराव भीम सिंह कोटा, महाराव बहादुर सिंह बुंदी या गोकुल लाल असावा? तो हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव जो है वो महाराव भीम सिंह कोटा वालों ने दिया था। कोटा के महाराव भीम सिंह कोटा बूंदी व झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। इसी प्रकार डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ क्षेत्र बनाना चाहते थे। जयपुर, नरेश, अलवर व करौली को मिलाकर अलग संघ बनाना चाहते थे। अगला देखिए, कूट सुमेलित नहीं छाड़ना है। राजस्थान का एकीकरण का चरण और एकीकरण की दिनांक देखिए, तृतीय चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948, एकदम सही है। और चतुर्थ चरण हुआ था 30 मार्च 1948। तो चतुर्थ चरण जो है वो हुआ था 30 मार्च 1949 में हुआ था साहब। तो ऑप्शन नंबर 2 असत्य ही हो जाएगा। पंचम चरण 15 मई 1949 सही है। षष्ठम चरण 26 जनवरी 1950, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 असत्य होगा। अगला, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? वो था जैसलमेर की रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। क्यों कहा था? देखिए, जैसलमेर आवागमन के दुर्गम एवं कठिन मार्ग, आबादी की विरलता एवं प्रजामंडल आंदोलनों से अप्रभावित रहने के कारण राजस्थान का अंडमान निकोबार कहलाता है, जिसके बारे में यह कहावत प्रचलित रही है कि पत्थर की टांगें की यहाँ पहुँचना सकती है। जैसलमेर राजस्थान की वह पिछड़ी रियासत थी जिसे जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। अगला प्रश्न देखिए, आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? तो वो थे लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा, तीनों के तीनों। ऑप्शन नंबर 4। देखिए, अंग्रेजों ने राजाओं की हैसियत, राज्य के आकार, उनकी प्राचीनता, जनसंख्या, वार्षिक राजस्व आदि के आधार पर राजपूताना के शासकों को तोपों की सलामी देने की निश्चित की। लावा, कुशलगढ़, नीमराणा के शासकों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, इसलिए उन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। और 19 रियासतों को तोपों की सलामी दी जाती थी, इसलिए इनको सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। देखिए, सबसे ज़्यादा दी जाती थी 19 तोपों की सलामी महाराणा उदयपुर के महाराणा को, और 17 तोपों की जो सलामी है वो बीकानेर महाराजा और महाराजा जोधपुर, महाराजा भरतपुर, जयपुर और कोटा के महाराव को, बूंदी के महाराव को, करौली के महाराव को, टोंक के नवाब को, यानी 17 तोपों की सलामी 8 जनों को दी जाती थी, 8 रियासतों को दी जाती थी, और 19 तोपों की सलामी 1 रियासत को दी जाती थी। उसके बाद में आता है 15 तोपों की जो सलामी है वो भी 8 रियासतों को दी जाती थी, जिसमें अलवर के महाराणा महाराज राणा
जो धौलपुर के महारावल बांसवाड़ा, महारावल डूंगरपुर, महारावल जैसलमेर, महारावल सिरोही, महाराजा किशनगढ़, महारावल प्रतापगढ़ को दी जाती थी। और 13 तोपों की जो सलामी है ये महाराज राणा झालावाड़ एक को दी जाती थी। अगला, राजस्थान की राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण जो है वो 7 चरणों में हुआ, जिसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। देखिए, राजस्थान की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के चरण कितने थे? तो उस समय चरण थे 7, ऑप्शन नंबर 2। अगला, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम है। एकीकरण में देखिए, सबसे पहले तो हुआ था टोंक, आरोही यानी छोटे से बड़ा एकीकरण टोंक, टोंक के बाद में उदयपुर, बाद में जैसलमेर और बाद में अजमेर सबसे लास्ट में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।